बच्चों, तो हम बातें कर रहे थे अब तक नष्ट इक्वेशन पे, जिसे हमने देखा था कि नष्ट इक्वेशन क्या होता है। देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपान एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर एक्स अपान कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर वाई। इसको मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि भैया ये जो इक्वेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है तो ये मान के चलो कि 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो यहीं से आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम अगली हेडिंग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, घबराइए मत, इंग्लिश को देख के बहुत आसान है। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी मतलब कुछ नहीं होता, गिब्स ये साइंटिस्ट का नाम है, फ्री मतलब आप जानते ही स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, ठीक है, और एनर्जी मतलब होती है ऊर्जा, ठीक है। और ये तो आप जान ही रहे हैं क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल मतलब मानक अपचयन विभव, ठीक है। तो हमको रिलेशन किस में निकालना है, गिब्स मुक्त ऊर्जा मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और SRP में, ठीक है ना। देखिए एक इक्वेशन डिराइव किया गया जिसमें ये कहा गया कि भैया अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वो इक्वेशन था कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NFE नॉट, ठीक है। यही इक्वेशन है, इस पर सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, ठीक है। ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, हमने इस पे PhD नहीं करनी है, ये डायरेक्टली हमको यहाँ पे इक्वेशन देखना है और इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। देखिए ये जो डेल्टा G है ना, ये गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है। आप जानते हैं अगर किसी के भी पहले डेल्टा लग गया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंज, अंतर, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे देखो हमने अगर ऐसे सिर्फ ई लिखा है तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में अंतर क्या है, मतलब कोई दो होगा, एक होगा E1 होगा, एक होगा E2, फिर दोनों घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ये होगा, ठीक है। ऐसा क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि देखिए किसी भी सबस्ट्रेट का एग्जैक्ट गिब्स फ्री एनर्जी निकालना पॉसिबल नहीं है, या फिर आप यूं ही कहें किसी की एनर्जी को निकालना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि दो रिलेटिव के बीच में अंतर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गई स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने बताया था आपको कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे जो टेम्परेचर हो वो कितना हो, 298 केल्विन हो, ठीक है। प्रेशर जो हो वो कितना हो, 1 atm हो, ठीक है, और कंसंट्रेशन कितना हो, 1 मोलर, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपको कहीं पर भी देखने को मिल रही है तो आप कह देंगे कि ये जो कंडीशन हमारी कैसी कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, हिंदी में कह लेंगे मानक कंडीशन है, ठीक है। अच्छा ये देखिए हमारी हो गई स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये क्या है, जैसे एन की वैल्यू, एन क्या होता है भैया, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। एफ क्या है, एफ है हमारा फैराडे कांस्टेंट, मैंने इसको पहले ही बताया आपको। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है जरा बताइएगा, तो 96,500 कूलम पर मोल, यही होती है ना, यूनिट को मत भूलिएगा। ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अगर इसकी हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें जो सही होती है वो कितनी होती है, 96,487 कूलम पर मोल, ये होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर इस वैल्यू को हम रख रहे हैं तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हमको आती है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो क्या किया जाता है, आपने फिजिक्स में सार्थक अंक पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है 11th के पहले चैप्टर में, तो उससे हम इसको आसानी से इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हमारे आंसर में आने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हमने जान लिया डेल्टा G क्या है, N क्या है, F क्या है, और बचता क्या है, E0। तो आप जान ही रहे, इसमें इसका मतलब कुछ नहीं होता,
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जिसके बारे में सिर्फ अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं -NFE0, ठीक है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये फैराडे कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द रिडॉक्स रिएक्शन है, ये क्या है, ये हमारी गिव्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। यही हमको रिलेशन पढ़ना था। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे देखो मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे। देखिए मान लीजिए कोई एक डेनियल सेल है। डेनियल सेल बताइए जरा क्या होता है। ऐसा सेल जिसमें नोड किसका हो, जिंक का हो, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा हो Zn2+ में, ठीक है। बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाओ, और जो कैथोड होता है किसका होता है, कॉपर का होता है, और ये रिड्यूस हो रहा होता है कॉपर 2+ से कॉपर में। यही ना भैया, यही है ना। इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना डेनियल सेल को। ये हो गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये रिडक्शन हाफ सेल है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, हो गया डेनियल सेल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक डेनियल सेल है जिसके लिए E0 की वैल्यू दे रखे हैं 1.1 वोल्ट, ठीक है ना, और पूछ रहे हैं कि यहाँ पे गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगी, ठीक है। देखिए हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना। गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NFE0, यही ना, ये हमारा फॉर्मूला है। देखो ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये हमको डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है, और हमको F की वैल्यू पता ही है, कांस्टेंट है। अब पता लगाना है N। N क्या होता है, देखो भैया क्या करो, आप फटाक से इस रिएक्शन को लिखो। पहले ये एनोड वाले रिएक्शन लिखो, क्या होता है, Zn रिड्यूस हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2+ में। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है, सिंपल, ठीक है। अब ये देखो ये Cu2+ है, यहाँ पे ये जो कैथोड वाली रिएक्शन है ये एनोड की थी, एनोड, ठीक है, ये किसकी हो गई, कैथोड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तभी ना Cu में जाएगा, ये देखो हो गया। अभी देखो यहाँ पे अगर इसको जोड़, देखो यहाँ पे क्या है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखो कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसा है कि इस रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक त्याग रहा है, उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को एक कॉपर ग्रहण करके Cu बना रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे ये आप बताइए कि N की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। यही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये त्याग रहा है और यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो N की वैल्यू हमने मिल गई कितनी, 2। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, देखो माइनस है तो माइनस लगाओ, N की वैल्यू हमने 2 रख दिया, F की वैल्यू कितनी होती है 96,500 गुणे 1.1, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर लो, तो इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंपल है, जोड़ घटाना है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही है, इस पे आप इतना ही करना है, इस पे इतने ही आसान से न्यूमेरिकल आते हैं। कुछ चीज़ें इसके बारे में और है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए कहते हैं कि अगर जो वैल्यू आ रही है, अगर हमारी जो फाइनल वैल्यू आ रही है, अगर वो नेगेटिव में होगी, मतलब ये जो वैल्यू होगी अगर ये नेगेटिव आ रही है तो रिएक्शन फिजिबल होगी, मतलब रिएक्शन ऑटोमेटिकली होगी। अगर ये वैल्यू कहीं पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन होने वाली नहीं है, वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको बाहर से उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो रिएक्शन प्रोसीड करे, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप बाहर से उसको एनर्जी नहीं देते हैं तो वो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मान लो कोई रिएक्शन चल रही है, X + Y गिव्स आउट A + B, ठीक है। अभी मान लो इस रिएक्शन के लिए हमारा जो डेल्टा G है वो निकल के आया प्लस कुछ भी मान लो N मान लो निकल के आया, ठीक है। तो आप बताओ क्या इसके लिए ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये पॉजिटिव है, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या आप बता सकते हैं कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इसकी पॉजिटिव आई, ठीक है। अगर मान लो दूसरी रिएक्शन हमारी चल रही है, यहाँ पे M + N गिव्स आउट C + D, और इसके लिए जो हमारी डेल्टा G की वैल्यू है अगर वो नेगेटिव आ रही है, मान लो नेगेटिव X कुछ भी, तो ये जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी होगी? ये होगी, ये फिजिबल है, ये रिएक्शन होगी और ये वाली नहीं होगी। इस रिएक्शन को अगर हमको कराना है तो हमको बाहर से एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अच्छा
अब देखिए हमने ये तो बात कर ली डेल्टा जी के टर्म में। अभी देखो अब हम बात करते हैं इस ई नॉट के टर्म में। अभी देखो अगर ई नॉट पॉजिटिव होता है तो ये जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू नेगेटिव में आएगी, लेकिन अगर कहीं पर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को मार देगा और ये जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव निकल के आएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन फिजिबल होगी, अगर ई नॉट की रिएक्शन नेगेटिव आ रही है तो वो रिएक्शन होने वाली नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जो जी वाला है इसका जस्ट अपोजिट होता है ई वाला। ठीक है, अगर ये इसके लिए नेगेटिव होगा तो इसके लिए पॉजिटिव होगा, इसके लिए अगर पॉजिटिव है तो इसके लिए नेगेटिव है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपने सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आप सब कुछ समझ सकते हैं। सिर्फ एक बात याद रखिए कि अगर यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है नेगेटिव तो हमारी रिएक्शन होगी, कन्फर्म है होगी। अगर ये पॉजिटिव हो गई किसी भी तरह से, किसी भी फैक्टर के आने से, तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन नॉन फिजिबल हो जाएगी, अर्थात रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं तक थी। हमारी जो अगली टॉपिक है वो है ECS। ECS मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका एक दूसरा नाम भी है एक्टिविटी सीरीज। तो मैं छोटा सा लिख देता हूँ ECS। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं या फिर सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। इसको आपने 10th में पढ़ रखा है, लेकिन वहाँ पे मतलब बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही होता है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करूँगा। वैसे पहले तो आपके सिलेबस में बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन NCERT ने बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है ना, जो ECS है इसमें सिर्फ इतना होता है कि एलिमेंट को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप एक हमको सीरीज मिलती है, एक श्रेणी मिलती है, जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या वैद्युत रासायनिक श्रेणी। सर बात समझ में नहीं आई, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए क्रोमियम है, जिंक है, कोबाल्ट है। ठीक है, इसका मान लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, मान लो मैंने मानने के लिए कह दिया है -x आ गई। इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -y आ गई। इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -z आ गई। ठीक है ना, तो क्या किया गया कि इन एलिमेंट को इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में अरेंज कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं जब उनको एक क्रम से अरेंज किया जाएगा तो एक श्रेणी मिलेगी, कन्फर्म सी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये जो श्रेणी हमको मिली ना, उसी को कहते हैं एक्टिविटी सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी। ठीक है ना, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। सबसे ऊपर इसमें होता है लिथियम का नाम, मतलब ये देखो लिथियम है। ठीक है, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, मैग्नीज, थोड़ा सा यहाँ पे दूर लिख रहा हूँ, मैग्नीज। देखो ऐसा नहीं भैया ये मैग्नीज अलग है, नहीं नहीं, देखो यहाँ पे जगह कम थी और इतने सारे एलिमेंट अभी नीचे हैं, इनको यहाँ पे लिख पाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, समझिएगा आप। मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकिल, SN, ये टीन है, ये लेड है। ठीक है, PB। अब देखो इसके नीचे, इसी के जस्ट नीचे है हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, आयोडीन, मरकरी, सिल्वर, क्लोरीन। ठीक है, उसके नीचे है आपका प्लैटिनम। ठीक है, ये ब्रोमीन, सॉरी ये ब्रोमीन है Br2, फिर यहाँ पे है क्लोरीन, फिर यहाँ पे है Au मतलब होता है गोल्ड, सबसे नीचे यहाँ पे फ्लोरीन है। ठीक है, अभी आप देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन है, लिथियम है, और सबसे नीचे कौन है,
फ्लोरीन है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो होती है सबसे कम होती है -3.07 के आसपास। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है फ्लोरीन की, और ये होती है लगभग प्लस में 2.87 के आसपास। ठीक है, हमने पहले ही आपको बताया था हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 0.00। मैंने जब आपको बताया था कि किस तरह से मेजर करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो वहाँ पे आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के इसका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है और ये मान लिया जाता है कि इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो ये देखो 0 है। अब इससे जो पॉजिटिव वाले हैं ना, इससे मतलब 0 से जिनका ऊपर था, कुछ भी प्लस वैल्यू थी, उनको नीचे ऐसे अरेंज किया, इसके नीचे इसकी वैल्यू इससे थोड़ी सी ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। और जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू नेगेटिव में होती चली जाएगी। और सबसे नेगेटिव किसकी होती है? लिथियम की। कितना? -3.07। ठीक है, ऐसे देखिए वैल्यू होती है। जैसे जिंक की मैं आपको बात करूं तो इसके लिए वैल्यू होती है -0.76 होती है। ठीक है, और इसके लिए मैं बात करूं तो होती है प्लस में 3.4। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको रटना नहीं है। ठीक है, बहरहाल जानकारी के लिए आपको 2-3 याद होना जरूरी है। देखिए, जैसे लिथियम का सबसे ज़्यादा इसका होता है, लिथियम का, फिर 0 होता है हाइड्रोजन का, सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। तो 2-3 वैल्यू आप याद कर लीजिए। बाकी जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया, इस तरह से तत्वों को अरेंज किया गया। फिर ये कहा गया, अब देखो मैं बता रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए बेस्ड है। ध्यान रखिएगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए बेस्ड है, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है, कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन। देखो ऐसे कंफ्यूज मत करना भैया। देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और बनाएगा Li+, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी कितनी होगी? इतना। ठीक है, ये क्या करेगा? पोटेशियम जो है K+, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये बनाएगा K। बेरियम जो है, बेरियम 2+ होता है, 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, बनाएगा Ba। स्ट्रोंटियम होता है, ठीक है, ये कैल्शियम है, ये भी अपने प्लस फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह से ये बनाएगा। Ca2+ फॉर्म में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाएगा Ca बनाएगा। सोडियम 2 मतलब सोडियम सिंपल Na+ फॉर्म में होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनाएगा Na। और ये देखो Mg जो होता है, Mg अपने 2+ फॉर्म में होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, क्या बनाएगा? Mg बनाएगा। ये देखो एल्यूमिनियम जो है, ये Al3+ फॉर्म में होता है, 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाएगा? Al बनाएगा। और इसके लिए सबके लिए E0 की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, और ये जो वैल्यू होगी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। सबसे कम इसकी है, फिर इससे कम इसकी, फिर कम और कम और कम और कम और कम, ऐसे घटते हुए चली जाए। देखो Zn के लिए कौन सी रिएक्शन होगी? देखो रिडक्शन रिएक्शन, इसके लिए हमको लिखना है Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? Zn बनाएगा। ठीक है, क्रोमियम के लिए यहाँ पे क्रोमियम 2+ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा? Cr, मतलब क्रोमियम सिंपल। Fe के लिए देखो Fe2+ फॉर्म में होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या बनाया? Fe। ठीक है, कैडमियम ऐसे होता है 2+ फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या बनाएगा? कैडमियम। निकिल 2+ फॉर्म में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या बनाएगा? निकिल या नाई। Sn2+ फॉर्म में होता है, Sn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाएगा? Sn2+। ये देखो Pb है, Pb 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, क्या बनाएगा? Pb बनाएगा, सिंपल लेड बनाएगा, सॉलिड बनाएगा, रिड्यूस हो गया। ये हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के लिए क्या रिएक्शन होगी? हाइड्रोजन के लिए H+ फॉर्म में होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, क्या बनाएगा? H बनाएगा, सिंपल है। Cu2+ फॉर्म में होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा? Cu। आयरन के लिए स्पेशल केस होता है, सॉरी आयोडीन के लिए देखो, आयोडीन, ब्रोमियम, क्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये 4 यहाँ पे अधातुएं हैं। इनके कैरेक्टर को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ धातुओं पे, फिर लास्ट में बात करूँगा इन अधातुओं के कैरेक्टर पे। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या होता है? ये जो I2 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को खाकर बनाता है 2I, वो भी माइनस। ठीक है, देखो Hg होता है, Hg 2+ फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, बनाएगा क्या?
Hg सिंपल, Ag होता है Ag प्लस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या बनाएगा, Ag बनाएगा। Br होता है Br2 प्लस Br2 मतलब ब्रोमीन गैस होती है ना, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉनों को खाएगा, बनाएगा क्या 2Br माइनस। और ये जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम होता है 2 प्लस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉनों को खाया और बनाया प्लेटिनम। ये जो क्लोरीन होता है Cl2 प्लस होता है Cl2 फॉर्म में, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को खाएगा, बनाएगा क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन सिंपल, ठीक है ना। और जो ये देखो Au होता है Au2 प्लस फॉर्म में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को खाया, क्या बनाएगा Au बनाएगा। और जो फ्लोरीन होता है F2 फॉर्म में होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को खाएगा और क्या बनाएगा 2F माइनस, ठीक है। देखिए ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल चीज, मैं ई नॉट की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, इस चीज को आपने अपनी नोटबुक में मेंशन करना है, ठीक है। याद रहे ना रहे ई नॉट की वैल्यू, लेकिन ये जो सीक्वेंस है एलिमेंट का ये आपको याद होना चाहिए। लिथियम के बाद पोटेशियम है, फिर बेरियम है, फिर स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकिल, एसन मतलब होता है टिन, और ये पी मतलब होता है लेड, ये कॉपर, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये आयोडीन है, ये Hg मतलब पारा, मरकरी भी इसे कहते हैं, ये देखो सिल्वर आर्जेंटम भी इसे कहते हैं, ये ब्रोमीन है, और ये प्लेटिनम है, ये क्लोरीन है, ये Au मतलब होता है गोल्ड, और ये फ्लोरीन, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपको याद होना चाहिए। और ये जो सीरीज बनाई गई किसके बेस बनाई गई, देखो ये जो मैंने इतनी सारी रिएक्शन लिखी है, ये जो प्रपंच रचा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको याद रहे कि ये जो सीरीज बनाई गई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे बनाई गई है। देखो ये जो ये आप कोई भी रिएक्शन पकड़ लो, सब में ही रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन की मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि रिडक्शन वो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, ठीक है ना। तो ये रिडक्शन देखो, आप किसी भी को देख लो, सब के सब इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा, कोई ऐसा है क्या, नहीं है। मतलब ये जो सीरीज बनाई गई किसके बेस बनाई गई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस बनाई गई है, ठीक है ना। अच्छा देखो मैं अब इस चीज को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी चीजें बतानी है। देखो अब बात ये आती है, भैया इतनी लंबी सीरीज है, इसको हम याद कैसे करेंगे। बहुत आसान है, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, थोड़ा सा मिस वर्ड भले ही है लेकिन याद करने के लिए बहुत ही सूटेबल वे है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को वरना इतनी लंबी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मान लो आपको करेंटली याद हो जा रही है, लेकिन अभी 1 घंटे बाद आपसे पूछो, 2 दिन बाद आपसे पूछो तो ये भूल जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक कोड बनाया, बड़ा प्यारा कोड है, देखिए लीलावती को बेसब्री से कैसे ना मांगे आलिया, क्या आलिया, ठीक है। और ये देखो मन जन कर फिर कदम निकाल सनकी पागल, ठीक है। पहले इतना रट लो, देख लो कैसे इसको याद करना है। देखो लीलावती को बेसब्री से कैसे ना मांगे आलिया, देखो इसको इतना कैसे याद करना है। देखो यल, अगर आप लीलावती को लिखोगे तो इसमें सबसे पहले क्या ऐसे लिखोगे ना, लीलावती भैया, यल आई यल लीलावती, ऐसे लिखोगे ना। तो पहले क्या है, यल आई, मतलब यल आई से क्या हो गया, लिथियम। बहुत आसान है, देखो सिर्फ आप इसको याद करना, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। लीलावती को बेसब्री से कैसे ना मांगे आलिया, मंजन कर फिर कदम निकाल सन की पागल। देखो लीलावती में पहला वर्ड क्या होगा, यल आई से क्या हो गया, लिथियम। को में पहला अक्षर क्या होगा, के से क्या हो गया, पोटेशियम। बेसब्री में पहला अक्षर क्या होगा, बी ए, तो इसमें क्या हो गया, बेरियम। और से तो कन्फर्म ही, देखो यस से स्ट्रोंटियम। कैसे से पहले क्या, सी ए, कैसे से हो गया कैल्शियम। ना से हो गया, देखो पूरा ना आप लिखो, कैसे लिखो, ऐसे लिखोगे ना, तो ना मतलब क्या हो गया, सोडियम हो गया। अब मांगे, देखो मांगे अगर लिखोगे यार तो ऐसे लिखोगे ना, यम जी इसमें आएगा ऐसे, देखो मांगे, ठीक है।
तो Mg से क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। आलिया लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, AlIYA ऐसे लिखोगे ना, तो पहले इसमें Al है, Al से क्या हो गया, एल्यूमिनियम। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो लीलावती से लिथियम, को से पोटेशियम, और बेसब्री से बेरियम, से स्ट्रॉन्टियम, कैल्शियम से कैसे से कैल्शियम, ना से सोडियम, मांगे से मैग्नीशियम, आलिया से एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इधर देखो, ये तो पूरा सीधा है। देखो मन लिखो, कैसे लिखोगे, Mn लिख दोगे सिंपल, Mn से मैग्नीज हो गया। जन लिखो, कैसे लिखोगे, Zn लिख दोगे, हो गया जन, जिंक हो गया। कर को क्या लिखोगे, Cr लिखोगे, क्रोमियम हो गया। फिर में अगर आप लिखोगे तो सबसे पहले Fe लिखोगे तो ये फिर हो गया, फिर से क्या हो गया, ये आयरन हो गया। कैडमियम को आप लिखोगे तो इसमें Cd आएगा, तो कदम में देखो, कदम लिखोगे तो उसमें Cd आएगा ना, तो कदम से क्या हो गया, कैडमियम हो गया। निकाल आप लिखोगे तो सबसे पहले Ni लिखोगे, तो Ni से क्या हो गया, निकल हो गया, निकिल हो गया। और सन की और लिखोगे तो इसमें Sn आएगा, ठीक है। सन पहला ही Sn है, ठीक, सन से क्या हो गया, ये हो गया निकिल। और देखो पागल से एक ही इसमें वर्ड पास है, और वो क्या है, लेड, ठीक है। अच्छा, इतना तो हमने याद कर लिया। अब देखो ये आया, इसके लिए कोई स्पेशल कोड नहीं है, इसमें आपको ये क्लियर करना कि इसमें 4 अधातु है। देखो पहला एक ये है, मैं आपको स्टार कर देना हूँ इसको, देखो एक देखो ये है, ठीक है, एक देखो ये है, एक देखो ये है, और एक देखो ये है, ठीक है। देखो एक हाइड्रोजन के बाद कॉपर है, फिर ये अधातु है, फिर 2 मेटल है, फिर एक नॉन मेटल है, फिर एक मेटल है, फिर नॉन मेटल है, फिर मेटल है, फिर नॉन मेटल है। देखो कैसे याद करेंगे, इतना याद करने के बाद आप जान लो कि हमारा फिर हाइड्रोजन आ गया है। अगर हाइड्रोजन आ गया तो आप ये समझो कि एक धातु एक अधातु, सिर्फ एक यही कंडीशन है जहाँ पे 2 धातु एक साथ है, ठीक है। तो देखो एक धातु एक अधातु, यही एक कंडीशन मैंने बताया जहाँ पे 2 धातु एक साथ है, फिर अधातु है, फिर धातु है, फिर अधातु है, फिर धातु है, फिर अधातु है, ठीक है। और देखो अधातुओं का क्रम क्या है, ये आयोडीन सबसे ऊपर है, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। आसान है कि नहीं, बहुत आसान। अगर आप इसको लर्न करना तो बहुत आसान है, ठीक है। पहले हाइड्रोजन, फिर एक धातु है, वो क्या है, वो कॉपर है, फिर एक अधातु है, वो कौन सी है अधातु, वो आयोडीन है, फिर Hg है, ये मरकरी मैंने आपको ये बताया था, ये Ag मतलब अर्जेंटम होता है, और सिल्वर भी से कहते हैं। ये देखो ब्रोमीन है, ये अधातु है, ये प्लैटिनम है, और ये क्लोरीन है, ये Ag मतलब होता है गोल्ड, इसे कई बार ऑरम भी कहते हैं, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। और ये क्या है, फ्लोरीन। अच्छा, इतनी बात तो समझ में आ गई भैया, याद हो गया। अच्छा, हम इसको याद क्यों किए हैं ये भी तो समझ में आना चाहिए भैया, कोई मतलब तो होगा कि इसको हम याद क्यों किए हैं। मैं आपको बताता हूँ इसको हम याद क्यों किए। देखिए मैंने आपको बताया था, पहला नाम इसका स्टैंडर्ड ECS बताया था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक नाम तो ये बताया था। दूसरा आपको बताया था एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज मतलब होता है सक्रियता श्रेणी। इसका मतलब ये कि इस श्रेणी में कहीं ना कहीं सक्रियता का रास जरूर इसमें छुपा है। मतलब इस अगर श्रेणी को हम लर्न कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम सक्रियता को ढूंढ सकेंगे। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर धातुओं की बात करूं, मैं अभी धातुओं की बात नहीं कर रहा हूं, पहले कह दे रहा हूं, मैं अभी धातुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धातुओं की बात बाद में करूंगा। अभी पहले धातुओं की बात कर रहा हूं, ठीक है, मेटल्स की। अगर मैं धातुओं की बात करूं तो ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे आप जो जो जाएंगे धातुओं की सक्रियता का क्रम घटता चला जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, फिर से सुनिए, बड़ा ही रोचक तथ्य है ये। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप ऊपर से नीचे जाएंगे, आपकी धातुओं का जो एक्टिविटी दर है, जो सक्रियता का क्रम है, वो घटता चला जाएगा। इसका मतलब ये समझो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन होगा, लिथियम होगा, उससे कम पोटेशियम होगा, उसका मतलब बेरियम होगा, उससे कम स्ट्रोंटियम का होगा, उससे कम कैल्शियम का होगा, उससे कम सोडियम। मतलब जैसे जैसे नीचे चले हम जाते जाएंगे, हमारा जो सक्रियता है धातुओं की वो घटती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा आगे देखिए, इसका मतलब ये कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ये होगा, और जो सबसे देखो जो सबसे कम होगा वो Au होगा, गोल्ड होगा।
मैं फ्लोरीन की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये अधातुएं, इनकी बात मैं बाद में करूँगा। फिर से कह दे रहा हूँ। तो देखो इस क्रम में इस सक्रियता के आधार पे इन धातुओं को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो एक भाग ये हो गया कोड के अनुसार, दूसरा भाग हमारा ये हो गया और तीसरा भाग हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, देखो ये जो धातुएं हैं, पहली श्रेणी की जो धातुएं हैं, मतलब लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं। कहीं ना कहीं ये एल्कली मेटल है या फिर एल्कली अर्थ मेटल है। ठीक है, अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, ये जो मेटल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। और ये ऐसा होता क्यों है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे ये सीरीज बनाई गई और जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही इजीली त्याग देता है, और जो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा उतनी ही जल्दी धनायन बनाएगा, और जितनी जल्दी धनायन बनाएगा उतनी जल्दी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यही तथ्य होता है कि सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है वो लिथियम होता है। ठीक है, तो ये इतने जो एलिमेंट हैं ये इस श्रेणी में ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। पहला ग्रुप है। ठीक है, और ये जो देखो दूसरा ग्रुप हमारा मिल रहा है, इनके कंपैरिजन में ये कम क्रियाशील होता है। अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे 2 मेटल की, ये दोनों प्लैटिनम और गोल्ड की, तो ये इतने ज़्यादा कम क्रियाशील होते हैं कि इवन ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट ही नहीं करता किसी से। इसलिए इनको कहते हैं हम उत्कृष्ट धातुएं। क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातुएं, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं, मैं लिख दिया करता हूँ यहाँ पे, नोबेल मेटल। इसलिए इनको क्या कहते हैं? नोबेल मेटल। ठीक है ना, तो एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये देखिए कि ये जो इतने एलिमेंट हैं, अगर इनको वाटर से रिएक्ट कराया जाए, इवन कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर इनको ठंडे वाटर से हम रिएक्शन कराएं तो रिएक्ट कर जाते हैं। और क्या बनाते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सोडियम का, तो सोडियम अगर मान लो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? ये बनाता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और प्लस साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। ये बहुत ही रोचक तथ्य है। एनर्जी वाला टर्म बहुत ही आकर्षक पॉइंट है। देखिए मेनली क्या होता है, अगर ये धातुएं वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस। सिर्फ आपको इतना याद रखना, और साथ में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे जादूगर होता है, पानी में अचानक से आग लग जाती है। क्यों लग जाती है? उसमें वो सोडियम डालता है, जब उसमें सोडियम डालता है तो क्या होता है? वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और ये आपको पता होगा कि ये जो गैस होती है बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है। इवन इसी गैस का इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं अंतरिक्ष में, तो क्या करते हैं? वहाँ पे हाइड्रोजन होता है उनके पास, और साथ में क्या होता है? ऑक्सीजन। ये जब गैसें रिएक्ट करती है दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या बनाता है? H2O। ये हाफ फुल कर दे रहा हूँ। ये देखो इधर वाटर मिल गया, प्लस में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्वलनशील गैस होती है इससे। और देखो यहाँ पे एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये हाइड्रोजन दोनों जब मिलते हैं फटाक से यहाँ पे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि इतने जो एलिमेंट होते हैं इवन कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन ये जो इतने एलिमेंट मैंने इधर लिख रखे हैं ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। मतलब ये कैसे वाटर से रिएक्ट करते हैं? ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर पानी गर्म हो तो ये जो एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं ये रिएक्ट कर जाएंगे, या फिर वाष्प हो, या तो हॉट वाटर या फिर वाष्प। ठीक है, 2 ही कंडीशन में ये रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर जो इन एलिमेंट की अगर हम बात करें जो हाइड्रोजन के नीचे, जैसे कॉपर हो गया, ये मरकरी हो गया, अर्जेंटम हो गया, प्लैटिनम हो गया और ये गोल्ड हो गया, ये वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं। इनको हजारों सैकड़ों साल तक आप वाटर में रख दो तो कोई फर्क इन पर पड़ने वाला नहीं। या तो कोल्ड वाटर हो, हार्ड वाटर हो, वाष्प हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मैंने बात कर लिया इनकी। ठीक है, अब देखिए एक बात इसमें और बचती है, वो भी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि अगर कोई साल्ट सोल्यूशन है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिया जिंक को और साथ में ले लिया NiSO4 को। ठीक है, ये एक साल्ट है, ये एक मेटल है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को हमने कराना हो तो बनेगा ZnSO4।
ठीक है, और साथ में निकिल बेचारा हो जाएगा बाहर। जेडन ने निकिल को मार के भगा दिया, निकिल आ गया बाहर। क्या अगर ये निकिल चाहे तो इस फॉर्म में आ सकता है? मतलब क्या निकिल अगर चाहे तो जेडन को मार के भगा सकता है? नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो जेडन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो यहाँ पर सिचुएट कर रहा है, जबकि निकिल इससे नीचे। अब भैया इसकी जो पदवी है वो ऊपर है, तो नीचे वाले को तो भगा ही देगा ना। इसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले के सॉल्ट सोल्यूशन से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू पहले ही दिखा दिया, ठीक है ना। एक बात ये हो गई, ठीक है। अगली बात एक और बचती है यहाँ पे, मैं आपको फटाफट बता दिया करता हूँ। मैंने छोड़ा था, शुरू से आपको कह रहा था मैं धातुओं की बात नहीं कर रहा, अभी कर लेते हैं भैया। कब करोगे? भी नहीं करोगे तो देखो, मैंने पहले बताया कि जो धातुओं में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं का जो रिएक्टिविटी का आर्डर होता है वो घटता है, लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इनके केस में रिएक्टिविटी का आर्डर बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, धातुओं के केस में बात करें तो रिएक्टिविटी का आर्डर क्या करता है? इंक्रीज करता है। मतलब अगर ऊपर से नीचे हम आए तो अधातु जो ऊपर से नीचे मिलेंगी उनके सक्रियता का जो क्रम होगा वो बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, सबसे कम जो क्रियाशील होगा धातुओं में वो ये होगा, फिर होगा ये, फिर होगा ये, और फिर होगा ये अधातुओं के लिए स्पेशल है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अधातुओं की जो सक्रियता का क्रम है वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब सबसे कम क्रियाशील ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करा दिए करता हूँ, यहाँ पे फटाक से मान लो 3 एलिमेंट है x, y और z, ठीक है। इनमें तीनों के जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -76, -85, -0.12, मान लो इसको प्लस में कर दे, तीसरे वाले का 34, 0.34। आपको यह बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है और सबसे कम क्रियाशील कौन है। देखिए, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, और जो सबसे पॉजिटिव में होगा उसकी जो क्रियाशीलता होगी सबसे कम होगी। तो ऑर्डर क्या आएगा? देखिए, y वाला सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव में वो कितनी है? -0.85। और दूसरे नंबर पर कौन होगा? x होगा, और तीसरे नंबर पर कौन होगा? z होगा। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नीट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, ठीक है। अगले हम लेक्चर में मिलेंगे आपसे कंडक्टिविटी को लेकर, और कंडक्टिविटी से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही टफ है, प्योर फिजिक्स है, आपको उसे पढ़ के ही आना है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।